आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द फिश टेल का पार्ट नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला नंबर चैप्टर है वो है द फिश टेल, यानी कि इसमें जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो मछली के बारे में पढ़ेंगे। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। इसका क्या मतलब हुआ? डीप अंडर द सी मतलब कि जो नदी है उसके बिल्कुल गहराइयों में, डीप यानी कि गहराइयों में, लवली कलर्ड फिश यानी कि कितनी प्यारी रंग बिरंगी मछली। देखिए डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली, जो कि शांति से क्या हो रही है? तैर रही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू, यानी कि ऐसी जो स्पेशल पोएम्स होते हैं जो सिर्फ 3 लाइन की होती हैं उन्हें बोला जाता है हाइकू। Such poems about nature are popular in Japan. ऐसी जो poems हैं वो जापान में पॉपुलर है। जापान क्या है? एक कंट्री है। जैसे इंडिया एक कंट्री है, चाइना एक कंट्री है, रशिया एक कंट्री है, बांग्लादेश एक कंट्री है, नेपाल एक कंट्री है, उसी तरीके से जापान भी क्या है? एक कंट्री है। तो ये जो हाइकू है ये जापान में फेमस है। Here is another haiku. अब यहाँ पे आपको एक और हाइकू दिया हुआ है। The lake calm smooth still a fish jumps and returns. रिपल्स शेक द लेक। रिपल्स क्या होते हैं? देखिए जब भी आप अच्छा ये चीज तो सबने की होगी कि जो पानी होता है, जो भी नदी है, तालाब है, उसमें क्या करते हैं? पत्थर फेंकते हैं। तो जब पत्थर फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है? एक रिपल्स निकलती है, यानी कि तरंगे ऐसे गोली गोली निकल जाती हैं, निकलती है ना, ऐसे होकर के फिर दूर जाके वो शांत हो जाती है। तो उसी चीज को कहते हैं रिपल्स, जो भी निकलती हैं आपकी। नेक्स्ट है, डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? क्या आप मछली के बारे में कोई दूसरी पोएम जानते हैं? तो ये जो पोएम हमारी हम सब ने पढ़ रखी होगी बचपन में, क्या है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ तक उतर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये वाली जो पोएम है आप इसको लिख सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई दूसरी पोएम पढ़ रखी है फिश के बारे में तो आप उसको भी लिख सकते हैं। When you think of fishes, what shapes come to your mind? जब भी आप फिशेस के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कैसी कैसी शेप्स आती हैं? एक हमारे दिमाग में आ सकता है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, उस शेप में होती है हमारी फिश की बॉडी। और ट्रायंगल आ सकता है, ट्रायंगल शेप में लाइक उसकी टेल, और एक सर्कल आ सकता है फॉर आईज। तो इतने सारे शेप्स आ सकते हैं। अगर कभी भी हम फिश को देखेंगे तो ये सभी शेप्स हमारे दिमाग में आ सकते हैं। ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। अब एक स्क्वायर बनाइए, तो हम क्या करते हैं? कुछ टेढ़ा सा स्क्वायर बना देते हैं, और एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया उसकी बॉडी और ये हो गई उसकी टेल, और एक सर्कल का भी यूज कर सकते हैं फॉर आईज। तो ये हमारी बन गई फिश। मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल whose eyes look like a fish। अब कह रहा है कि मीन जो है इसका मतलब होता है फिश। मीन का मतलब मलयालम में होता है फिश। ठीक, मीनाक्षी इज अ गर्ल whose eyes look like a fish। अब मीन और मीनाक्षी मिल रहा है, तो मीनाक्षी की लड़की जिसकी आंखें फिश की तरह है। ड्रॉ फेस विथ फिश आईज। तो हमें क्या करना है? एक फेस ड्रॉ करना है जिसकी आईज फिश की तरह हो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमने बना दी नोज, चिन बना दी, उसके बाद ये आ गया हमारा नेक, फिर ऐसे हमारी हेयर आ जाएगा, ये हो गया क्या? हेयर। और यहाँ हम बनाएंगे फिश जैसी आईज। ठीक, तो फिश जैसी आईज हो गई है ना। ड्रॉ फेस विथ फिश आईज जो हमने कर दिया। फिशेस कैन हैव डिफरेंट साइज। फिशेस डिफरेंट साइज की होती है, मतलब उनका साइज अलग अलग होता है। द स्मॉलेस्ट फिश इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब सबसे छोटी जो फिश है वो 1 सेंटीमीटर की होती है। 1 सेंटीमीटर मतलब आप समझ सकते हैं इतना, 1 सेंटीमीटर मतलब इतना, इतनी छोटी भी फिश होती है। How long is the biggest fish you can imagine? अब सबसे बड़ी फिश आप बिगेस्ट जो स्मॉलेस्ट तुमने आपको बताया 1 सेंटीमीटर। अब जो बिगेस्ट यहाँ बात करी वो आप कितनी बड़ी इमेजिन कर सकते हैं? तो देखिए हम सबसे बिगेस्ट फिश इमेजिन कर सकते हैं व्हेल शार्क को। क्यों? क्योंकि देखिए वो होती है बहुत बड़ी। आपने एक एलिफेंट को देखा है? तो एलिफेंट तो सबने देखा है, देखा होगा ना वो कितना बड़ा होता है। तो एलिफेंट से भी जो आपकी व्हेल शार्क होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं 10 मीटर लॉन्ग। अब ये 10 मीटर लॉन्ग मतलब इतना 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 नहीं। 10 मीटर लॉन्ग का मतलब जैसे 1 मीटर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है।
1 मीटर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 10 मीटर कितना दूर तक जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा 10 मीटर आपका। अब इतना समझिए कि एलिफेंट से बड़ी होती है हमारी व्हेल शार्क। तो ये क्या है, जो हमारी व्हेल शार्क है वो सबसे लंबी फिश है, यानी सबसे बड़ी फिश है। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। अब जो हमने इमेजिन किया अपनी सबसे लंबी फिश, बड़ी फिश, वो हमारी छोटी फिश से कितनी ज्यादा बड़ी है, वही चीज कितनी ज्यादा लंबी है हमें बताना है। तो 1 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ बात हो रही है 10 मीटर्स की, तो 10 मीटर का क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे पास 1/100 मीटर्स। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 1000 टाइम्स बड़ी हमारी क्या है, बिगेस्ट फिश है। अब यहाँ पे क्या है, इमेजिनिंग एनी नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्टिमेशन, यानी कि कभी भी हम किसी नंबर को इमेजिन करते हैं तो उसको एस्टिमेशन भी कहा जाता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर्स एंड एस्टिमेट द डिफरेंस टू नियरेस्ट 1000। अब यहाँ पे वो क्या करना है, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इनका आपको डिफरेंस फाइंड करना है, फिर आपको इनका एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड करना है। एक आपके यहाँ पे कर दिया गया है, तो ये नंबर है हमारे पास 68,957 एंड 59,874। तो जब इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमें मिला 9083। ठीक, एस्टिमेटेड डिफरेंस में क्या हो गया कि 9083 है, तो 83 को ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ 9000 लिख दिया। जैसे अगर आप बोलेंगे तो ये बोलेंगे ना 9000 के आसपास, तो वही है एस्टिमेटेड डिफरेंस। अब यहाँ पे हमें करना है, ये चीज हमने पहले कर ली है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब हमने 6,40,140 में से 4,11,245 को माइनस किया तो हमें मिला 2,28,895। एस्टिमेटेड डिफरेंस में क्या आएगा देखिए, अब यहाँ पे इतने सारे जो नंबर्स हैं 28,000 है हमारा, इससे अच्छा 30,000 होता, राइट, लेकिन 30,000 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बस इसके आगे 0 लगाते जाएंगे जितने भी डिजिट्स हैं, जस्ट लाइक 5। अब आगे देखिए 1,42,254 में से 80,618 को माइनस किया तो आया 61,636। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 61,636, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये 61,000 पूरा आपका कंप्लीट है, तो हम इसको 61,000 लिख सकते हैं कि हाँ 61,000 के आसपास। नेक्स्ट इसको पहले हम जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, उसके बाद जितना आएगा उसको हम उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने जोड़ा 6 + 4 10 को 0 कैरीज 1 2 और इधर आ गया 3 8 to 10 और 0, उसके बाद 7 और 3 आ गया 10 को 0 कैरीज 1 इधर आ गया 10। अब इसमें से हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 64,785। अब इसका भी 64,000 कंप्लीट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 64,785 आपका आगे से। आते हैं अपनी वापस बुक पे। तो जो सबसे बड़ी फिश है वो है हमारी व्हेल शार्क, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब जो व्हेल शार्क होती है ना वो फिश नहीं होती, व्हेल शार्क फिश से बिल्कुल अलग होती है। जितनी व्हेल्स हैं वो क्या होती है, फिश से अलग होती है। फिश क्या होती है, फिश के गिल्स होते हैं जिनसे वो ब्रीथ करती है, लेकिन जो व्हेल्स होती है उनके पास लंग्स होता है और उससे वो सांस लेती है, जैसे कि हम सांस लेते हैं। इसी तरीके से जो व्हेल्स होती हैं उनके पास नोजेस होती हैं, फिशेस के पास नहीं होती। इसी तरीके से जो हमारी व्हेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो डायरेक्ट बेबीज को बर्थ तब बेबीज को देती है, लेकिन जो फिशेस होते हैं वो ले एग करते हैं, वो एग को ले करती हैं। अब जो आपकी फिशेस होती हैं वो इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं दिखती हैं, फिर इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन जो व्हेल्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और डेंजरस भी होती हैं, लेकिन ये क्वाइट हार्मफुल होती हैं, मतलब कि कम थोड़ा हार्मफुल होती हैं ह्यूमंस के लिए, वो इतना इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब एक जो व्हेल शार्क होती है वो 18 मीटर तक लंबी हो सकती है। अब आप इमेजिन करिए कि आपके जैसे 12 चिल्ड्रन क्या होते हैं, एक के ऊपर एक खड़े हो जाते हैं, तो कितना लंबा हो जाएगा, है ना, कितनी ज्यादा लंबाई हो जाएगी। तो इससे भी बड़ा होता है हमारी जो व्हेल शार्क है, उससे भी बड़ी होती है। और अगर हम बात करें वेट की कि व्हेल शार्क जो है उसका वेट कितना होता होगा, तो 18 मीटर लंबी व्हेल शार्क का वेट होता है लगभग 16,000 kg, 16,000 किलो वेट होता है 18 मीटर लंबी व्हेल शार्क का लगभग। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, जो कि है अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वे। अगर देखिए अगर आप क्लास 4 से 5 तक के हैं तो इसमें क्या होगा कि 25 to 30 kg आपका वेट हो सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30 kg। मान लिया आपका वेट 30 kg है। सो 12 children like you put together will weigh
अबाउट डैश केजी। तो अगर आपके जैसे ही 12 बच्चे क्या कर देते हैं, एक साथ रख दिए जाते हैं, तो उनका वेट कितना होगा? तो उनका वेट होगा, जब एक का वेट है 30, तो 12 का वेट कितना होगा? 30 गुणे 12, 12 3 36 को 36, आगे 0, 12 3 36 और आगे 0, 360 kg। About how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप जितना whale shark का वेट होता है, तो वो कितना ज्यादा है अगर 12 बच्चे आपके एक साथ रख दिए जाएंगे तो उनके वेट से। तो 12 बच्चों का वेट है आपका 360, 12 चिल्ड्रंस का वेट है 360, और जो whale shark है आपकी उसका वेट है 16,000 kg। तो अगर हमें पता करना है कि ये जो है वो कितना ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 16,000 माइनस 360, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 6 यानी 10 में 6 गया, आ गया 4, 9 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 6, और इधर आ गया हमारे पास 5, इधर आ गया 1, 15,640 kg। क्या है? ज्यादा है जो व्हेल शार्क है उसका वेट। अगर 12 बच्चों को एक साथ रख दिया जाएगा तो उसका जितना वेट होगा उससे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 15,640 kg। अब देखिए फिश टेल्स, जब भी आप फिश की टेल्स देखेंगे ना, तो वो क्या होती हैं? बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती हैं, फ्लैट। लेकिन जब आप व्हेल्स की टेल देखेंगे तो वैसे ऊपर की साइड उठी हुई होती हैं और 2 लेग्स की तरह होती हैं। अब आता है द स्कूल्स ऑफ फिश। द स्कूल्स ऑफ फिश हम किसको कहते हैं? सी में क्या करती है, जो फिश होती है ना, वो एक ग्रुप में स्विम करना ज्यादा पसंद करती हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो ग्रुप में स्विम करती है तो देखने में आपको बहुत बड़ी फिश लगेगी, बट होती है वो छोटी छोटी फिशेस का ग्रुप है। ऐसे करने से, ग्रुप में करके चलने से उन लोगों को जितनी बड़ी मछलियां होती हैं उनसे थोड़ा सेफ फील होता है, इसीलिए वो लोग ग्रुप में चलना ज्यादा पसंद करती हैं। आगे क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। अब आपको आंखें बंद करनी है और इमेजिन करना है कि एक सी है जिसकी जो वेव्स है वो बहुत ऊपर तक आ रही हैं। तो हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? तो आप कितना ऊंचा सोच सकते हैं, कितनी ऊपर तक आपकी जो वेव्स है वो जाएंगी? तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें क्या है कि एक मैन है, ठीक है, जो कि जो वेव्स हैं सी की, उसके सामने वो कितना छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। तो एक मैन लगभग हो सकता है 5 फीट या फिर 6 फीट का, ठीक है। और वो वेव कितनी बड़ी दिख रही है, मतलब वो कितनी होगी? उसके कई गुना होगी, है ना। तो यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मे बी मोर देन 40 किलोमीटर्स वेव्स जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैन बहुत ही छोटा दिख रहा है उस वेव्स के आगे है। इमेजिन करिए कि एक फिशरमैन है, यानी कि मछुआरा है, जो कि क्या करता है कि सी में जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए। तो ऐसे ही तो चला नहीं जाएगा, बोट में जाएगा, नहीं तो वरना वो डूब जाएगा। तो वो जब बोट लेकर के जाएगा, वो एक ऐसी बोट है जो कि क्या है, लकड़ी से बनी हुई है, मतलब लकड़ी को काट करके उसको रख के ऐसे बोट बना दिया गया है। अब ऐसी जो आपकी बोट होती है ना, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पानी का बहाव आता है ये हिलती रहती है, ठीक है, इसलिए इतनी दूर तक ये ट्रेवल नहीं कर पाती ऐसी जो बोट्स होती हैं। तो अगर देखा जाए तो जनरली ऐसी जो बोट्स होती है 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक ट्रेवल कर लेती हैं। तो ये सभी जो बोट्स होती हैं वो 1 घंटे में इन 1 आवर 4 किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है आगे, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का, ये कवर करने में उस बोट को कितना टाइम लगेगा? तो अगर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उस बोट को 1 घंटा लग रहा है, तो 10 किलोमीटर कवर करने में कितने घंटे लगेंगे? तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर कवर करने में कितने घंटे लग रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 1 किलोमीटर का पहले पता करना है, 1 किलोमीटर में कितने घंटे लगेंगे। 1/4 आवर हो जाएगा, 1/4 आवर, क्योंकि हमें क्या करना है, इससे इसको डिवाइड कर देना है। अब आगे देखिए 10 किलोमीटर का हमें बताना है, 10/4 हो गया। अब 4 1 4, 4 2 8, बचा कितना 2 डेसिमल, 4 5 20, यानी कि इधर आ गया हमारे पास 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटा लगेगा हमें 10 किलोमीटर कवर करने में। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 घंटे के लिए लग रहे हैं, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर। तो अगर हमें 2 घंटे का निकालना है तो हमें 1 घंटे का पता है, तो 2 घंटे का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक, अब हम क्या करें
कि इसका हाफ आवर ले लें, यानी कि हाफ आवर मतलब आधा घंटा सिर्फ। तो आधा घंटा जब लेंगे तो इसका क्या होगा, आधा होगा। तो आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर आ गया 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे 2 घंटे में 8 किलोमीटर, फिर आधे घंटे में 2 किलोमीटर, और हमें चाहिए 10 किलोमीटर का। तो 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है। इसका मतलब 2.5 आवर लगेंगे 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। 2.5 मतलब 2.5 किलोमीटर। तो अब जो फिशर्स होते हैं वो फिश को कैप्चर करने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं, फिश के बिल्कुल बीचों बीच तक, सी के बिल्कुल बीचों बीच तक पहुंच जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्हें डायरेक्शंस का पता कैसे चलता होगा, कि कौन सी डायरेक्शन वेस्ट है, कौन ईस्ट है, कौन साउथ है, कौन नॉर्थ है, उनको कैसे पता चलता होगा? क्योंकि सी में क्या होगा, उसमें जाएंगे तो आपको चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा, तो हम कैसे पता कर पाएंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो लोग टेक्निक का यूज करते हैं, जिसे मतलब हम जिसको कहते हैं सन वाली टेक्निक, जिसमें क्या होता है कि सन की तरफ हम देखते हैं। ठीक, मान लीजिए सन हमारा जो है वो इस साइड पे उगता है, राइज होता है, तो क्या होगा, हम इस साइड अपना फेस कर लेंगे और फिर अपने दोनों हैंड्स को ऐसे कर लेंगे। तो अब जिस तरफ हमारा सन राइज होगा, जिस तरफ उगेगा, वो हमारा हो जाएगा ईस्ट। ठीक, मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, ऐसे करके। ठीक, अब क्या हो रहा है, मान लीजिए सन ये है ना, ये हमारा क्या है, सन है। तो इस साइड अगर आप देखेंगे इधर करके, उधर फेस करके अपना, तो जिस साइड सन हमारा राइज होगा वो हो जाएगा आपका ईस्ट। अब ऐसे आप खड़े हैं, इस साइड आपका सन राइज हो रहा है, तो ये ईस्ट हो गया। अब जो आपका लेफ्ट हैंड होगा, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ होगा। लेफ्ट हैंड आपका आ जाएगा नॉर्थ में, और जो राइट हैंड होगा वो साउथ वाली साइड होगी। उसके बाद जो आपका बैक वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, वेस्ट होगा, हमारा हो गया वेस्ट। तो यही चीज यहाँ पर है कि ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो वो लोग ऐसे ही पता करते हैं। जिस डायरेक्शन में सनराइज होता है वो हमारा ईस्ट हो गया, जस्ट पीछे वाला वेस्ट हो गया, लेफ्ट वाला नॉर्थ हो गया, राइट वाला साउथ हो गया। अब कुछ बोट्स क्या होती हैं, कुछ बोट्स में मोटर लगे होते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा दूर तक जाती हैं, जैसे वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती हैं। तो अब यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर्स? अब कह रहा है कि जब 1 घंटे में जो मोटर बोट्स है वो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती हैं, तो 3.5 आवर्स, 3.5 आवर में वो कितना ट्रेवल करेंगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 घंटे में जो भी बोट है वो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो फिर वो 3 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी, 20 × 3 आ गया 60 किलोमीटर, यानी कि 3 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। 3 घंटे का पता चल गया 60 किलोमीटर। अब 1 घंटे का आधा, हाफ आवर, ठीक, यानी कि 1/2, 1/2 क्या होता है, हाफ होता है। अब आगे हम जब इसका करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 20 का हाफ, 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो 3 आवर्स का 60 किलोमीटर, हाफ आवर का 10 किलोमीटर, तो इनको जब हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 70 किलोमीटर, यानी कि 3.5 आवर्स में जो भी बोट है वो 70 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर? अब कह रहा है कि अगर उसे जो बोट है उसे 85 किलोमीटर ट्रेवल करना है, उसे कितना टाइम चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर्स, राइट। उसके बाद हमने निकाला था कि 3.5 आवर्स में कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर। तो हम सीधे निकालते हैं 4 आवर्स का। तो 4 आवर्स में 20 × 4, 4 2 80, यानी कि 80 किलोमीटर। अब हमने 80 किलोमीटर तक का तो निकाल लिया कि हाँ 80 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसे 4 घंटे चाहिए। तो देखिए, हमें पता है कि 20 किलोमीटर, हम इसको उल्टा लिखते हैं, 20 किलोमीटर = 1 आवर। 20 किलोमीटर कितने में तय होगा, 1 घंटे में। अब अगर हमें निकालना हो कि 1 किलोमीटर में कितने घंटे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/20 आवर्स लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? ठीक है, पर 20 किलोमीटर का पता है 1 घंटा, अगर हमें 1 किलोमीटर का पता करना है तो 1/20 घंटा। अब 1 किलोमीटर का हो गया, हमें निकालना है 5 किलोमीटर, तो हम 5/20 कर देंगे, इतना घंटा लगेगा। ना 5 1 5, 5 4 20, तो आ गया 1/4 आवर्स।
तो इधर था हमारे पास 4 आवर्स, 80 किलोमीटर का हो गया 4 घंटे, और बचे हमारे 5 किलोमीटर का हो गया 1/4 घंटे। अब अगर हमें निकालना है 85 किलोमीटर का, तो दोनों को जोड़ देते हैं भाई। तो 4 प्लस 1/4। अब जब हम ऐड करेंगे तो इस 1 और 4 का एलसीएम हो गया हमारे पास 4, 1 4 जा 4, 1 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, फिर 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और प्लस 1 आ गया, तो इधर आ जाएगा 17/4। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 से जब हम क्या करेंगे 17 में डिवाइड दे देंगे, तो 4 4 जा 16, इधर आ गया 1। अब 4 होल 1/4 और हमारा आ गया आंसर, यानी कि 4 घंटे 1/4। ठीक, 4 आपका पूरा हो गया और फिर बचा 1/4। अब दोस्तों जो मोटर बोट से भी बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, इनके जो फिशरमैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जो भी रिवर होता है, समुद्र होता है, फिर जो भी नदियां होती हैं, उनमें वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं और उनके जो बड़े बड़े नेट्स होते हैं उनको वो बहुत डीप यानी कि बहुत गहराइयों तक फेंकते हैं, जिससे एक ही बार में 1000 ऑफ फिश कलेक्ट कर लेते हैं। अब सोचिए हजारों फिशें कलेक्ट करते हैं, जिसमें बड़ी फिशेस भी होती हैं, छोटी फिशेस भी होती हैं, और इन्हीं के साथ साथ कुछ बेबी फिशेस भी कैच हो जाती हैं। तो जब वो कैच हो जाती हैं तो बेबी फिशेस फिर जब वो नेट में आ जाएंगी, कैप्चर हो जाएंगी, तो फिर वो क्या कर पाती हैं, ग्रो नहीं कर पाती, उनकी ग्रोथ फिर रुक जाती है, वो नहीं ग्रो कर पाती हैं। तो इसलिए क्या होगा कि अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे, जो भी फिशरमैन हैं अगर ऐसे ही करते रहेंगे, बेचारी बेबी फिशेस को भी नहीं छोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि इससे धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि जो भी फिशेस है वो सारी विलुप्त हो जाएंगी, फिशेस बचेंगी ही नहीं ओशन या फिर सीज में। तो आपको क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए और ये बेबी फिशेस के लिए क्या है, डेंजर है। ठीक, तो इसके लिए आपको एक रिपोर्ट लिखनी होगी। रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, ऊपर हम अपना डालेंगे टाइटल, आप किस लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, फिर बीच में हम अपना लिखेंगे जो भी हमें लिखना है कि इससे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो चीज लिखने के बाद लास्ट हम लिखते हैं परिणाम, यानी कि जो इसका रिजल्ट होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए इससे क्या क्या हो सकता है। इसके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो हमें लास्ट में लिखना होता है, तो वैसे नीचे लास्ट में करके लिख सकते हैं। तो आपको रिपोर्ट लिखनी है।